बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिओम त्रिपाठी जी। मैं डॉक्टर रितेश त्रिपाठी जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें प्लीज। Thank you, sir. Thank you so much for giving me an opportunity to deliver a presentation and have a good evening all of you. अपना लेक्चर देने के पहले मैं चाहता हूं कि जिस टॉपिक पे मैंने काम किया हुआ है वो मेरा रिसर्च वर्क था और टॉपिक था वो था धर्मसूत्र साहित्य में सामाजिक जीवन विधि, साहित्य के समाजशास्त्र में एक अध्ययन, वे ऑफ लाइफ इन धर्मसूत्राज, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर स्पेशली इन दिस ब्रांच। और उस कार्य को करने के पहले मैं अपनी उस पुस्तक को दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये मेरी पुस्तक थी जिसमें मैंने ये किया हुआ है, इसको बुक फॉर्म में भी मैं ले आया हूं और इसके साथ साथ मेरी दो और पुस्तकें भी पब्लिश हुई हैं। एक है संस्कृत वाङ्मय में बदलते नारी के प्रतिमान और एक किताब है महिला मानवाधिकार और सामाजिक परिवर्तन। ये 3 पुस्तकें हमने लिखी हुई है मैंने, और एक रिसर्च जर्नल भी हम निकालते हैं जिसका नाम है मंगलम। ये पीयर रिव्यूड जर्नल है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का। नाउ आई बिगिन माय प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक धर्मसूत्र साहित्य में सामाजिक जीवन विधि, या हम अगर बुक की बात करें तो धर्मसूत्रों में सामाजिक जीवन विधि, द वे ऑफ लाइफ इन द धर्मसूत्राज। जब मैं इस कार्य को कर रहा था तो करने की सोचा और उसमें मैंने देखा कि सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर की जो बात होती है तो इसमें एक नए ब्रांच के रूप में डेवलप होने की इसकी विधा शुरुआत होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, वो समाज के लिए दर्पण के समान होता है, क्योंकि जो समाज में घटित घटनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं साहित्य में पब्लिश होके आती हैं, साहित्य पे दिखती हैं, और कई बार साहित्य में घटित हुई कहानियों का निरूपण हमें समाज में मिलता है। अर्थात ये दोनों घटनाएं वाइसी वर्सा हैं और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने इसको सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, चूंकि एक नई विधा थी ये समाजशास्त्र की, मैंने उसमें अपना काम करने की सोचा उसके बारे में। तो मेरे सामने जो प्रॉब्लम पहली बार आया वो मैंने इस प्रॉब्लम को देखा कि नए जो मॉडर्निटी की बात हम करते हैं लेकिन हम परंपराओं को छोड़ते हुए मॉडर्निटी की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हमने ये सोचा कि जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, खास करके वेदांग साहित्य जो हमारा अभी आएगा बताएंगे मैं आपको, उसमें कैसे चीजों को, सामाजिक व्यवस्था को, सोशल सिस्टम को डेवलप करने की बात कही गई। तो मैं उस समस्याओं को आज कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है या वो हमारे लिए प्रासंगिक है कि नहीं है, मैं इसके सार्थकता के साथ में उसको देखने की कोशिश किया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव था धर्मसूत्र साहित्य में सामाजिक जीवन विधि का समाज वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना। दूसरा था हिंदू समाज, धर्म और संस्कृति, जो आचार थे अर्थात जो नियम थे और विधि संहिताएं थी, उनको व्यवस्थित ढंग से और वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना, और वर्णाश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ चतुष्टय का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन विधि को लोगों के सामने लाना, उसकी जानकारी प्राप्त करना, और धर्म, नैतिकता और मूल्य और संस्कारों के बारे में भी हम कुल मिलाकर के जानना चाह रहे थे। इसके लिए जो मैंने मेथड अपनाया वो था रिव्यू लिटरेचर, या आप इंडोलॉजिकल अप्रोच को भी आप कह सकते हैं। इंडोलॉजिकल अप्रोच जैसा कि जी.एस. घुरिये साहब और एस.सी. दुबे ने किया हुआ था, अर्थात वो कॉन्टेक्चुअल व्यू की बात करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर इंडोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, और यहाँ पर हमने अंतर्वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग किया था। हिस्टोरिकल अप्रोच भी मैंने देखी थी, और साथ ही में कंपैरेटिव मेथड का भी प्रयोग किया हुआ है, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन विधि का मैंने प्रयोग किया है। तो लेट मी डिफाइन व्हाट इज धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या है उसके ऊपर आते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि वेद और वेदांग दो शब्द हैं। वेद से आप सभी वाकिफ हैं, ये अपने आप स्वतः उद्भूत होने वाली रचनाएं थी, जिसको अगर दुर्खिम के शब्दों में कहें तो सुई जेनेरिस की बात कहते थे। वैसे ही ये स्वतः उत्पन्न होने वाली महान ऋषियों के मन में विचार आए, तो उनसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदों के नाम आप सभी ने सुने हुए हैं। लेकिन वेदांग, जो वेदांग साहित्य है, जिसको हम इसमें बताएंगे, तो उसके 6 ब्रांचेस थी, या उसके 6 रूप आप देख सकते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद और ज्योतिष थे।
तो जो कल्प साहित्य था उसी में उसकी भी 4 सब ब्रांचेज हैं, जिसमें श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो मेरा जो धर्म सूत्र था वो इसी कल्प साहित्य का ही एक पार्ट है, उसको मैं लेकर के आगे बढ़ा। और इसको देखने पर मुझे पता लगा कि जो सामाजिक व्यवस्था, आप जानते हैं किसी भी समय की समाज की जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो तत्कालीन परिस्थितियों की देन होती है। तो प्राचीन परंपरा में समय की मांग थी कि नियम ऐसे बनाए जाएं या नियम संहिताएं ऐसी बनाई जाएं, कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे बनाए जाएं ताकि लोग उसको समझ सकें और वो वे ऑफ लाइफ के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकें। इसलिए धर्मसूत्र साहित्य की विधा को अपनाया गया। इसके लिए जब हमने रिव्यू लिटरेचर की बात की तो रिव्यू लिटरेचर में मैंने इसको 2 दृष्टियों से देखने की कोशिश की है। पहला था साहित्य की दृष्टि से, इन द व्यू ऑफ द लिटरेचर। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे अगर पहला नाम मैंने लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिनकी एक साहित्य की महत्ता पर उन्होंने लिखा है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंबन करता है तथा साहित्य समाज के अनुरूप होता है। साहित्य में जो शक्ति छिपी होती है वह तोप, तलवार और बम के गोले में भी नहीं पाई जाती। दूसरी बात हमने अकबर इलाहाबादी को भी कोट करते हुए देखा था। उन्होंने कहा, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अर्थात जब बात न बने और लड़ाई झगड़े की ऐसी बातें है तो साहित्यिक दर्पण से हमको समाज को दिखाना चाहिए। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा हुआ है कि सामाजिक भूमि ही साहित्य दर्पण का प्रमुख आधार है। ये और जब हम उसको समाज वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं रिव्यू लिटरेचर में, तो डीपी मुखर्जी की बात हमको याद आती है, जिसमें सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड डाइवर्सिटीज की बात को लेकर कर देखा जाए तो कहते हैं कि संचार का माध्यम होने के कारण साहित्य से संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया का बोध संभव है। और फिर वहीं दुर्खैम की बात हम कहेंगे। दुर्खैम कहते हैं कि साहित्य कलात्मक संस्थाओं का एक रूप एवं स्वयं में एक संस्था है, समाजशास्त्र संस्थाओं का ही अध्ययन है। इस बात को लेकर के वो चलते हैं। प्रोफेसर आभा अवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध रही हैं। उन्होंने गृह सूत्रों पर काम किया है। उनका पुस्तक का नाम है मैरिज इन गृह सूत्राज। उसमें भी वो गृह सूत्रों के बारे में बताती हैं, जो कि धर्म सूत्र से मिलता जुलता काफी काम है। और इसके बाद हेनरी टेन, दिस नेम इज द फेमस इन द सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर and he has written in the book history of English literature in 1906 that कि उन्होंने क्या लिखा है कि साहित्य के मूल्यांकन हेतु प्रजाति, काल और पर्यावरण का विचार व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया उन्होंने। मेरे गुरुदेव और मेरे गाइड प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव सर ने जॉन ओहारा की लिटरेचर के जो अमेरिकन कल्चर को डिफाइन कर रहे थे उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो वैसे तो धर्मसूत्र बहुत हैं, जिन धर्मसूत्रों का प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है और पाए जाते हैं अभी भी, वो हैं गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, वशिष्ठ, वैखानस और विष्णु धर्मसूत्र। तो ये धर्मसूत्रों की जो रचना है इसको सूत्र साहित्य क्यों कहा गया, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। जैसे कि कुछ जो लोग जेनेटिक्स जानते होंगे, जननांकी जानते होंगे, वो जानते हैं वाटसन और क्रिक का नाम, जिन्होंने डीएनए आरएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। अर्थात उन्होंने बताने की कोशिश की थी वैसे ही मिलता हुआ जुलता ये सूत्र साहित्य है। जब लिखित परंपराएं समाज में नहीं आई थी तो लोग अपनी बातों को मौखिक रूप प्रदान करते थे और कही हुई बातों को याद करते थे। तो उसके लिए कोडिंग चलती थी, लोग उसको कोड्स के माध्यम से इकट्ठा करते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते थे। तो दैट इज द वे थ्रू विच द पीपल डिकोड द स्क्रिप्ट्स। और उसको जो है स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिखित भाषा आ जाएगी, तो उन बातों को, बोलचालों को वो याद रखते थे। धर्मसूत्रों में जो हमने चैप्टराइजेशन किया है वो था वर्णाश्रम व्यवस्था में, जिसमें कि ज्यादातर आप जानते हैं वर्ण रखे गए, रंग के आधार पर पहले इसकी शुरुआत होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर मैंने इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में देखा है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, धार्मिक। और गृहस्थाश्रम में भी आप देखेंगे 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसमें धार्मिक कृत्य होते हैं और श्राद्ध कर्म होते हैं, जो किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत होता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम भी है और संन्यास आश्रम। समअप करने की कोशिश। ओके जस्ट 2 to 3 मिनट्स। एंड नेक्स्ट इसके बाद मैंने उसको आचार संहिताओं पे देखने की कोशिश की है, मानव जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय पे है।
सामाजिक जीवन दृष्टि भी दिखाने की कोशिश की है और नारी जीवन के बारे में बताया है, नैतिक मूल्यों के बारे में, साधारण धर्म, संस्कार, आर्थिक और राजनीतिक जीवन विधि। तो मेरा जो फाइंड आउट है वो आर्थिक व्यवस्थाओं के पर हम अगर देखें तो वो ये है कि जो रिक्त की एक बात आती है, रिक्त हिंदी वर्ड है जिसका और दूसरा भाग उसका नाम भी कहा जाता है दाय भाग। ये वो अर्थव्यवस्था का सुंदर चित्रण किया जाता है जहां पर संपत्ति के बंटवारे को पिता अपने बेटों में बांटता है और उसके जीवन काल में ही वो बंटवारा सुनिश्चित किया जाता था। उस टर्मिनोलॉजी को कहा गया है दाय भाग या रिक्त। और वो कई बार ऐसा होता है कि जब पिता यदि मर गए या उनका जीवित नहीं है तो पुत्रों द्वारा उसको आपस में शेयरिंग कर ली जाती है, बांट लिया जाता है बिना किसी विवाद के। लेकिन अगर जीवित हैं माता पिता तो माता पिता का ये बंटवारे के बाद भी भरण पोषण करने का जो अधिकार है वो पुत्रों ही संभालते हैं। इसी तरह स्त्री धन की बात आती है। स्त्री धन वो धन गिफ्ट के रूप में महिला को प्राप्त हुआ धन है जो उसको शादी के अवसर पर या विवाह के अवसर पर स्त्रियों को अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से मिलता है और उसको उस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होता है। कई बार हमने वहां पे देखा कि जब बहुपत्नी प्रथा होती थी जिसमें एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा थी तो पुत्र को अपनी माता के वर्ण के अनुसार उसमें भाग मिलता था, जैसे 4, 3, 2 और 1 भाग। कोई चीज है उसका 4/4 फिर तिहाई भाग, फिर आधा और एक पूरा पोर्शन उसको दिया जाता था। कुछ निषिद्ध संपत्तियां भी थी जिसके बारे में चर्चा की गई है, जैसे धर्म कार्य के लिए अगर धार्मिक कार्यों के लिए कुछ संपत्तियों का इकट्ठा किया जाए तो उस पर कोई विवाद नहीं होता था। अगर कोई ग्रंथ है या पशुओं के चरने के लिए भूमि है, ऋण है या ब्याज के देने के नियम भी बताए गए। ब्याज के जो नियम थे वो 10 से 5% तक का लोग ब्याज पर देने की कोशिश करते थे। व्यक्तिगत धन संपत्ति की सुरक्षा की भी बात आती है जिसमें जमीन के अंदर लोग पैसा गाड़ कर रखने की व्यवस्था करते थे क्योंकि तब बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, या विश्वसनीय व्यक्ति को जाकर के उसको सुपुर्द कर देना, ये वहां पर काम था। राज्य के जो आम स्रोत थे जो पैसे ग्रहण करने का या अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बात थी, तो सैनिकों द्वारा छीनी गई धन संपत्ति को ज्यादातर वो लोग अपना संग्रह करते थे। राजा के भी कुछ कर्तव्य थे। और फिर इसमें देखेंगे कि जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, वो ज्यादातर सामाजिक चरित्र पर ज्यादा ध्यान देते थे, शारीरिक विषय पर रहते थे। जो आर्थिक और मनोरंजनात्मक दोनों होता था, आध्यात्मिक भी था, जो सौंदर्यात्मक एस्थेटिक या बौद्धिक, धार्मिक और ईश्वर विषयक भी हैं। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात इस धर्म सूत्रों में कही गई है, जैसे जानवरों को या पशुओं को। यस सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर सर। तो पशु पक्षियों को भी वहां पर आदर प्राप्त होता था, नदियों को भी वहां पर पूजा किया जाता था। और कंजर्वेटिव सोसाइटी की बात वहां इसलिए नहीं आती थी ज्यादा क्योंकि लोग खुले मन से देखते थे। गाय जैसे जानवर को भी वहां पवित्र माना जाता था। अन्न की महिमा मानी जाती थी, कहा जाता था अन्नो वै ब्रह्म। और धर्म के बारे में कहा जाता था कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जो भी कल्याण करने के लिए काम किया जाए वो धर्म के रूप में माना जाता था। तो चूंकि समय कम है, मैं और बताना चाह रहा था। अब इसके बाद एक चीज और सर, कि जो दीक्षांत समारोह आज हम मनाते हैं, कन्वोकेशन करते हैं, ये काम हमारे पहले ही आश्रम व्यवस्था में की जा चुकी है। जब बच्चा पढ़ करके वापस अपने घर जाता था तो वहां पर दीक्षांत समारोह विद्यालयों में गुरु जी करते थे और आज उसी का आधुनिकतम रूप हमको दिखता है जो कन्वोकेशन के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमको समय दिया। आभा मैम को भी धन्यवाद और HRDC जम्मू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।